अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा एक्शन लेते हुए 5 सरकारी मुलाजमीन को कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। आतंकियों से संबंध पर कार्रवाई की गई है। इससे पहले कि मैं इसमें और ज्यादा बातचीत करूं, मैं सीधे पहले आपको बता दूं कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज इस चर्चा में। पहले सीधे उनका तारुफ करा देते हैं। रजनी सेठी हमारे साथ है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। कुलदीप कोड़ा फॉर्मर डीजीपी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आकाश वर्मा स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वजाहत फारूक भट्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और इसके अलावा तेजेंद्र सिंह सोढ़ी सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोढ़ी साहब, चूंकि आप आज चर्चा में शामिल हैं, मैं चाहूंगा कि पहले आपके पास में आऊं, आप हमें थोड़ा इसकी डिटेल दें हमारे दर्शकों को कि ये जो एक्शन लिया गया है इसकी वजह क्या है और किन लोगों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है और दहशतगर्दी पर यह कितनी बड़ी चोट है। जो है जम्मू कश्मीर से अगर दहशतगर्दी को हटाना है तो नीयत साफ होनी चाहिए और एलजी मनोज सिन्हा ने उसी साफ नीयत को लेकर ये जो कार्रवाई है की है। अभी तक आप देख लीजिए 85 से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान का थे, तनख्वाहें हिंदुस्तान से लेते थे, लेकिन काम पाकिस्तान के लिए करते थे। जो भी अभी अल-फला यूनिवर्सिटी का जो इशू हुआ उसमें भी वहां पर उसी प्रोफेसर को अल-फला में लगाया गया था जिसको ऑलरेडी यहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सैक किया था। तो देख लीजिए यहां नीयत बिल्कुल साफ थी कि जो लोग पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, पाकिस्तान के कसीदे पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ जुड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों को मार रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हालात खराब कर रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, उनको सरकारी तनख्वाहें मिल रही थी। यहां पर 85 से ज्यादा लोगों को, जैसे मैंने कहा, अभी तक टर्मिनेट किया है और आज का जो डिसीजन है उसमें 5 लोगों को टर्मिनेट किया। और इन 5 लोगों का अगर आप जो डॉसियर आप देखेंगे, ये कोई जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहा था, कोई लश्कर ए तोयबा के लिए काम कर रहा था, कोई हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो लोग थे इनको सिस्टम में लाने वाले लोगों की इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। जिन लोगों ने इन्हें नौकरियां दी हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। ये भी अब लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे इस पे भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन लोगों को नौकरियां कब दी गई थी? 2011 में, 2005 में, 2007 में। क्या तब इनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था? क्यों? कई ऐसी जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई लोगों को जिनको सैक किया गया है इनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ नहीं था, CID वेरिफिकेशन नहीं हुआ था और इन्हें किसी न किसी बेसिस पे सरकारी नौकरी दे दी गई थी। और ये वो आस्तीन के सांप थे जो खाते हिंदुस्तान का थे, जो तनख्वाहें हिंदुस्तान से ले रहे थे, लेकिन गुण पाकिस्तान के गा रहे थे। और एलजी मनोज सिन्हा की, जो मैंने आपको पहले कहा, जो उनकी नीयत थी कि इस आतंकवाद को हटाना है। मुझे याद है विशाल, मैं ये बात कह के यहां से आपसे इजाजत लूंगा कि जब एलजी मनोज सिन्हा ने अपना पहली स्पीच जम्मू कश्मीर में दी थी, यहां पर एलजी का कारोबार संभालने के बाद, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा जो मकसद रहेगा वो सिर्फ आतंकवादियों को मारना नहीं रहेगा, मेरा जो मकसद रहेगा यहां पर जो व्हाइट कॉलर आतंकवादी हैं उनको आइडेंटिफाई करना रहेगा और उनको भी सिस्टम से बाहर निकालना, उनको भी। तो उसी नीयत के साथ जब वो आए थे कि उस व्हाइट कॉलर, आज तक उन व्हाइट कॉलर आतंकवादियों पे किसी ने कार्रवाई नहीं की। हिजबुल मुजाहिदीन के शहीद सलाउद्दीन के बच्चे यहां पर सरकारी नौकरियों में ऐश कर रहे थे, घर पे बैठ के उनको तनख्वाहें मिल रही थी। जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं उनके रिश्तेदार या वही लोग जो आतंकवाद में मुलव्विस थे, जो अरेस्ट हो चुके थे, वो तनख्वाहें ले रहे थे। तो फाइनली ये डिसीजन लिया जा रहा है कि उन लोगों को सैक किया जा रहा है। तो कोई भी सिविलाइज्ड कंट्री या कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में उन लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है जो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अपने ही देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिला के अपने देश का नुकसान करें। तो फाइनली उन लोगों को आइडेंटिफाई करके सैक किया जा रहा है। जी विशाल जी, अगर आपके पास थोड़ा वक्त और हो तो मैं थोड़ा सा एक सवाल यहां पर रखना चाहता हूं। वहीदुर रहमान पर्रा है, PDP के MLA हैं, उनका यह कहना है कि किसी को अपनी सफाई का मौका दिए बगैर नौकरी से बर्खास्त करना यह सही नहीं है। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। देखिए विशाल, मैं यहां पर ये ऐड करना चाहूंगा। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स करेंगी। वहीदुर रहमान पर्रा हो चाहे कोई भी हो, उन्हें यह पता है कि उनका वोट बैंक इसी पे टिका हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी के साथ उन्होंने पहले भी कंप्रोमाइज किया है। कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन पे NIA के केसेस चल रहे हैं। तो ये किसी आतंकवादी को सपोर्ट करना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी कलर की हो, देखिए आतंकवादी जो है
आप कल कोई अगर आतंकवादी जिस उसको मारा जाता है तो तब यही पॉलिटिशियन ये कहेंगे नहीं आपने तो इनको पहले आज छोड़ देना था, क्योंकि आपको पहले प्रूव करना था कि इनके पास गन थी। एनकाउंटर में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, यही पॉलिटिशियन उनको उनके पीछे खड़े हो जाते थे। तो बिल्कुल देखिए, एक एज अ सिटीजन हर एक इंसान को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और इस डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है विशाल कि ये डिसीजन कोई ऐसे नहीं होता कि रात को नींद में सपना आया कि ये लोग जो हैं आतंकवाद में मुलविस हैं, चलो इनको सैक कर दो, ऐसा नहीं होता। एक हाई लेवल कमेटी बनी हुई है जिसमें डीजी लेवल के ऑफिसर उसे हेड करते हैं, सीआईडी से, आईबी से, बाकी एजेंसी से लोग हैं और पूरी वेरिफिकेशन की जाती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि जब ये लोग मुलविस पाए जाते हैं तभी एक्शन लिया जाता है। इनमें से कई लोग तो ऑलरेडी आतंक रिलेटेड केसेस में जेल में हैं। तो क्या आप कहेंगे जो जेल में एक डिक्लेयर्ड आतंकवादी है उसे भी आप तनख्वाहें देते रहें? तो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करते रहेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर वो देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटीग्रिटी और कश्मीरी लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों की जान है। जो इन लोगों ने कई ऐसे ये आतंकवादी हैं प्रूवन, एक टीचर जिसे सैक किया था उसने डोडा में 2022 में एक पुलिस वाले को मारा है। तो क्या पॉलिटिशियन उसकी सपोर्ट के लिए भी खड़े हो जाएंगे? ठीक है, अब हमारे साथ जो बाकी मेहमान है मैं उनका परिचय मैं करा चुका हूं। हमारे साथ इस वक्त कुलदीप खोड़ा जो फॉर्मर डीजीपी, वो अभी फिलहाल नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन हमारे साथ आकाश वर्मा स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस जुड़ चुके हैं। सोनी जी, अब मैं बाकी मेहमानों से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। हमारे साथ आकाश वर्मा है। आकाश, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, कहीं ना कहीं ये जो है एक मुद्दा बना रहता है बार बार कि ये इस तरह से जो एक्शन हो रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे किस पर्सपेक्टिव में देखती है? देखिए विशाल साहब, जम्मू कश्मीर का एक इतिहास रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन आज की तारीख में अगर कोई जम्मू कश्मीर का है तो वो आतंकवाद रहा जी। इसमें जम्मू कश्मीर की बहुत बर्बादी हुई, तबाही हुई और कहीं ना कहीं जिस रफ्तार से जम्मू कश्मीर को बढ़ना चाहिए था तरक्की की राह पर, वो आगे बढ़ नहीं पाया जी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर कोई एविडेंसेस उन मुलाजमों के खिलाफ मिले हैं तो जरूर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़ी जल्दी मैं समझता हूं कि एक हमारे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो लोग हिंदुस्तान में रहकर जो गुणगान पाकिस्तान का करें या उनके साथ उनके लिंक्स पाए जाए तो उनके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। जहां तक सवाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अपनी आवाज जो है वो बुलंद की है आतंकवाद के खिलाफ, पहले भी की है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो हमारी मरकज की हुकूमत है, अगर मैं याद दिलवाऊं कि इन्होंने कहा था कि 370 के टूटने के बाद हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, इसका नामो निशान मिटा देंगे। तो आज विशाल साहब मैं आपको बताऊं कि ये जो मुलाजिम तो मिले ही हैं, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि कठुआ जिले में भी एक टेररिस्ट एनकाउंटर वहां पर चल रहा है। तो पिछले महीने उधमपुर में यहाँ पर वही जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए। यहाँ पर ठीक है, वो तो इनकाउंटर्स होते रहते, मैंने बताया पहले भी उसका जिक्र किया, लेकिन अभी ये जो कार्रवाइयां हो रही है उस पर अगर अपोजिशन पार्टी खासतौर से पीडीपी के अक्सर उस पर सवाल उठाते हैं, ये कहते हुए कि आपने किसी को मौका नहीं दिया कि वो मामला उसके खिलाफ अगर है तो वो उसको अपनी सफाई का मौका मिले। ये सवाल वो उठाते रहते हैं, मैं अभी जिसका जिक्र कर रहा था। आकाश, देखिए ये उनकी अपनी सोच है। अगर आप ह्यूमन राइट्स के दायरे में देखेंगे तो हर इंसान को अपने आप को प्रूव करने का एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर इनके खिलाफ कोई ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे ये प्रूव होता है तो आप इनको अदालत में पेश करें, वहां पर ये अपनी अगर सफाई दे सकते हैं तो दें, अगर कोई सफाई देने में ये असफल रहते हैं तो इनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, तो बर्खास्त वो कर दिए गए। हमारे साथ रजनी सेठी साहब मौजूद हैं, स्पोक्सपर्सन पीजेपी। रजनी सेठी साहब, आप इस खबर को कैसे देख रही हैं? अब तक जो संख्या है वो 85 से ज्यादा हो चुकी है जो सरकारी मुलाजमीन की, जो किसी न किसी सरकारी शोबे में, विभाग में वो नौकरी कर रहे थे और उन्हें बर्खास्त किया गया है इस आरोप में कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे थे और उनसे उनकी मदद कर रहे थे। विशाल जी, मुझे लगता है कि जब से एलजी साहब आए हैं जम्मू कश्मीर में और होम मिनिस्ट्री ने जब से जम्मू कश्मीर का चार्ज अपने हाथ में लिया है, कहीं ना कहीं ऐसे एक्शन देखने को मिल रहे हैं
ये कोई पहला एपिसोड नहीं है जम्मू कश्मीर में जब टर्मिनेट किए गए हैं एम्प्लॉयज, मगर अफसोस तब होता है जब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज इनकी सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। जब वो कहना शुरू हो जाती है कि अभी तो इनका कोई कसूर पाया नहीं गया है, अभी इनका एविडेंस कोई पाया नहीं गया है, ये शक के घेरे में आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते या टर्मिनेट नहीं कर सकते, तब कहीं ना कहीं अफसोस होता है इन पॉलिटिकल पार्टीज पर कि अपनी वोट बैंक के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। अभी आकाश जी बात कर रहे हैं कि आतंकवाद हमारे लिए बहुत एक जम्मू कश्मीर के लिए लगातार एक चैलेंज रहा है, मगर आतंकवाद को पैदा करने वाला और आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला यहाँ कौन रहा, ये इन्हीं की पार्टी रही है। ये भूल गए हैं शायद आकाश जी। आकाश जी मुझे लगता है अभी अभी पार्टी में जुड़े हैं, मगर इनको हिस्ट्री अपनी पार्टी की समझनी चाहिए और जानना चाहिए कि इनकी पार्टी में ये एम्प्लॉयज लगाए गए थे जिनको तजिंदर जी इशारों में बता रहे थे कि इनको नौकरियां दी किन सरकारों ने है, ये भी हमें जानने की जरूरत है। क्यों उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई इस नौकरी के दौरान, क्यों उनका माइंडसेट इतना डाइवर्ट हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा इनको सपोर्ट करने का काम करती रही है जम्मू कश्मीर में, मगर नकेल कसने का काम अगर किसी ने किया है विशाल जी, वो हमारी होम मिनिस्ट्री ने और एलजी साहब ने लगातार पिछले 5-6 सालों से ऐसी चीजों को पकड़ा है और ऐसे एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं निशाना बनाया है, ताकि यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी एक चैलेंज नहीं है, हमारा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है यहाँ पर, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इन्वॉल्व है यहाँ पर, वो सबके मिलने के कारण ही यहाँ पर टेररिज्म को हम खत्म नहीं कर पाए विशाल जी। मुझे लगता है कि ये तारीफ काबिल स्टेप्स हैं जो एलजी साहब उठा रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। आकाश, मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब अगर कोई देना चाहे तो दीजिएगा। अभी मैं पहले बता दूं हमारे साथ कुलदीप खोड़ा जी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं। कुलदीप साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच के इस खास शो में। इसका नाम है जेकेएलएच प्राइम डिबेट। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने 5 मुलाजमीन को बर्खास्त किया है और वो बर्खास्त कर दिए गए हैं। जाहिर है कि अब उसमें आरोप का शब्द इस्तेमाल करूं या ना करूं मैं, लेकिन ये कि उन पर उनके बारे में यही बातें कही गई हैं कि वो जो है उनका लिंक है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से और टेररिस्ट एक्टिविटीज से। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पर अगर कोई पार्टी ये सवाल उठाती है कि भाई आपने उसको खुद को सफाई देने का मौका नहीं दिया और आपने सीधे एक्शन ले लिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप अंदर की बात बता सकते हैं शायद कि कितना जरूरी है इस तरह का एक्शन, आपका रिएक्शन। देखिए, मैं इसमें 2 बातें जरूर करना चाहूंगा जी। एक तो ये कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन इनके लिए खड़े हो जाते हैं बिना ये सोचे समझे इनके खिलाफ एविडेंस क्या है और क्या इनके खिलाफ चार्जेस है और क्या क्या काम किया है इन्होंने आतंकवादियों के लिए, बिना वो जाने इनके साथ खड़े होते हैं और कहते हैं जी ये गलत हुआ, तो उसका साफ मतलब ये है कि वो आतंकवाद का साथ दे रहे हैं और वो आतंकवाद को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है जी। दूसरी ये बात है कि ये कोई नई बात नहीं है कि जहां सरकारी मुलाजिम जी आतंकवाद के साथ जुड़े हुए पाए गए एविडेंस के जरिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थी, चाहे वो ऑरल एविडेंस थी, चाहे वो 1-to-1 एविडेंस थी, लेकिन पहले एक्शन नहीं होता था इतना, अब की बार एक्शन हो रहा है पिछले कई साल से। अब फर्क सिर्फ इतना है। बहुत बार हमने तो काफी रिपोर्टें, सीआईडी चीफ भी मैंने काफी रिपोर्ट्स भेजी थी जहां पे काफी इस टाइप की एविडेंस आई थी कि लोग कुछ मुलाजिम आतंकवाद का साथ दे रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जी, लेकिन कुछ वजूहात से वो फाइलें दब जाती थी सेक्रेटरीट में और उन पे एक्शन नहीं होता था। अब एक्शन होता है, वो एक बड़ी अच्छी बात है। उसी वजह से काफी आतंकवाद को रोकने में भी मदद मिली है। और तीसरी बात ये है, थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहना चाहता हूं जी, कि पहले ये भी होता था कि काफी सारे मिलिटेंट जो मारे जाते थे उनके घर वालों को नौकरियां दी जाती थी इस बुनियाद पे कि एक इनोसेंट मारा गया, हालांकि उस पर काफी एविडेंस होती थी कि ये आतंकी है, ये बॉर्डर पार करके भी आया है, और ये कह के कि ये एक बेगुनाह है इसलिए मारा गया पुलिस फायरिंग में या सिक्योरिटी फोर्स फायरिंग में, उनके घर वालों को नौकरियां दी जाती थी। तो ये बदलाव आया है गवर्नमेंट के रुझान में जी, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट भी सख्त ना हो, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के लिए ये मुमकिन नहीं है कि आतंकवाद खत्म हो जाए जी। तो